नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने अमलगमेशन ऑफ कंपनीज देखा है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज देखा है। वो फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं यूट्यूब, अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे वो अपलोडेड है। आप उसको कभी भी देख सकते हैं और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको यूनिट नंबर 1 की करना है। अब आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे हमारा यूनिट नंबर 2, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी या रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। तो रीऑर्गेनाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी क्या होता है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी कब होता है, मतलब कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कब करती है और किस लिए करती है, ये हमें जानना जरूरी है। तो इसके लिए आपको स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कब करती है। तो रिकंस्ट्रक्शन कब जरूरी होता है, तो जो एक अस्तित्व में जो कंपनी है, जो सालों साल अपना बिजनेस कर रही होती है, वो कंपनी अगर कुछ सालों बाद लॉस बियर करती है और 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे कई सालों में उसको 2-4 सालों से अगर लॉस ही होते जा रहा है, तो उस दौरान कंपनी क्या सोचती है कि ये जो ज्यादा हमारा लॉस बढ़ते जा रहा है, वो लॉस को हमें कम करना है। तो वो लॉस कम कैसे करेंगे, तो उसके लिए कंपनी रिकंस्ट्रक्शन का एक ऑप्शन कंपनी के पास रहता है। दूसरे अन्य कई कारण है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि वो उसी कारण के लिए कंपनी अपना रिकंस्ट्रक्शन करती है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे कि अपना एक घर है, हाउस है, उसमें अगर वो घर हम कई सालों से उसी घर में रह रहे हैं, उस कई सालों बाद मतलब कुछ सालों बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अगर आते हैं, मतलब घर का कुछ पोर्शन है वो गिरा है, या फिर घर में अगर पानी टपकता है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो हमारे पास वो घर को ठीक करने के लिए 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हमें उस घर को रिपेयर हम कर सकते हैं, मतलब जहाँ से पानी गिर रहा है वहाँ पे कुछ सीमेंट लगा दो, कवेली लगा दो, टीन लगा दो, जो भी अपने हिसाब से हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको रिपेयर करके हम उसी से काम चला सकते हैं। या फिर जो पोर्शन हमारा मतलब घर का कुछ जो पोर्शन गिरा होगा या फिर अच्छा नहीं बना होगा, तो उसे हम अच्छा बना सकते हैं। जो कुछ अर्धवट काम रहा होगा उसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी हो तो उसे हम रिपेयर कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन हमारे पास था कि हम उसी घर को हम रिपेयर करके उसी घर में कंटिन्यू रहेंगे। दूसरा एक ऑप्शन हमारे पास है कि जो घर वहाँ पे छत से वो पानी गिर रहा है, या फिर जो आधा काम हमारा आधा अधूरा रह गया था वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करेंगे, वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो उसे हम बंद कर देंगे, उसे हम गिरा देंगे, पूरे का पूरे तरह से गिरा देंगे और उसी जगह पे हम या नया घर बनाएंगे। तो 2 ऑप्शन हमारे पास है, एक तो घर को रिपेयर करना है और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि उसी घर को तोड़ के या गिरा के हमें नया घर बनाना है। तो सेम कंपनी के पास भी 2 ऑप्शन रहते हैं। कंपनी को अगर रिकंस्ट्रक्शन करना है तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, एक तो कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है और दूसरा है कि कंपनी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करती है। अब इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब आंतरिक पुनर्निर्माण। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि घर को रिपेयर करना है, मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है, मतलब जो अस्तित्व में जो कंपनी है उसे हम रिपेयर करके, या जो कम ज्यादा था उसे हम ठीक करके, उसे मेकअप में लाके उसे ठीक करके हम उसी कंपनी को कंटिन्यू करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसी का दूसरा नाम है रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम उसी में ऑर्गेनाइज, मतलब उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है या जो स्ट्रक्चर है उसे हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। री मतलब पुनः और ऑर्गेनाइज मतलब उसका जो एक ऑर्गेनाइज करना है या एकत्रीकरण या अच्छे से उसको करना है, तो वो
रीऑर्गेनाइज्ड हम करते हैं तो उसे कहते हैं हम पुनर्संगठन। तो एक कंपनी जिसमें जो सालों से लॉस होते जा रहे हैं या फिर ऐसी असेट्स की जिसका वैल्यू उतना नहीं है, उतना हमने बहुत ज़्यादा वैल्यू लगा लिया लेकिन एक्चुअल में उसका कम वैल्यू है, ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसके लिए हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ सकता है। तो जो कंपनी अस्तित्व में है उसी में हम चेंजेस करके वही कंपनी हम आगे चलाएंगे, उसे कहेंगे हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर हुआ? अब चलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की ओर। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कब होता है? जैसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करना माने क्या कि जो घर हमने बनाया है उसमें जो कुछ बिगाड़ है वो पूरा का पूरा घर तोड़ देंगे और हम नया घर बनाएंगे। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन सेम वैसे ही है कि जिसमें जो अस्तित्व में कंपनी है वो अस्तित्व में जो कंपनी है वो हम बंद करेंगे, उसका हम लिक्विडेशन करेंगे और एक नई कंपनी फॉर्म करेंगे। क्या हो रहा है इसमें? जो अस्तित्व में कंपनी है उस कंपनी का हम लिक्विडेशन करेंगे और नई कंपनी फॉर्म करेंगे। अब जो कंपनी को नाम देना है हम नाम भी कंपनी का चेंज कर सकते हैं। जो ABC लिमिटेड थी उसको हम XYZ लिमिटेड कह सकते हैं या जो चाहे नाम आप उसे दे सकते हैं, क्योंकि अगर नई कंपनी फॉर्म हो रही है, अगर उसी के नाम से हम बिजनेस चलाते हैं तो लोगों को तो समझेगा ही नहीं कि वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। मतलब रिकंस्ट्रक्शन हुआ ये कब समझ में आएगा? जब उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर तो हम बदलेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर हम इसमें भी बदल रहे हैं या और इसमें भी बदल रहे हैं, लेकिन जब उसका नाम चेंज होगा तब जाके पता चलेगा कि वो सही मायने में उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। तो दूसरा जो रिकंस्ट्रक्शन है उसमें जिसमें एक कंपनी बंद करके हम दूसरी कंपनी फॉर्म करेंगे उसे कहेंगे हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बाह्य पुनर्निर्माण जिसे हम कहेंगे। अब ये जो हमने देखा है इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्यों होता है या क्यों करना पड़ता है? तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का एक या दो कारण, एक से ज़्यादा कारण भी हो सकते हैं। एक तो कंपनी ज़्यादा लॉस में आ रही है, तो जब कंपनी ज़्यादा लॉस में आती है तो कंपनी की समझ में ये नहीं आता कि हम लॉस कैसे कम कर सके या कंपनी कैसे चलाए। एक कंपनी है उसको दोनों चीजों पे कंसंट्रेशन करना है। एक तो कंपनी का जो लॉस बढ़ते जा रहा है उसको कम करना है और कंपनी भी चलाना है कि आगे जो लॉस हो रहा है वो लॉस कम हो या कंपनी कैसे प्रॉफिट में जाए। तो इस दुविधा में जब कंपनी आती है तो वो कंपनी क्या करती है, जाने दो ना, ये ज्यादा टेंशन पालने से अच्छा है कि ये कंपनी बंद कर दो, नई कंपनी फॉर्म करके अपना आगे बिजनेस चलाओ। तो इसके लिए कंपनी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करती है। और जब कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। तो इसके कुछ कारण मैंने इसके जो रीजंस है, कुछ रीजंस आपको यहाँ पे बताए हैं। तो उसका सबसे पहला रीजन है कि जो टिपिकल कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या हम कहेंगे कि जैसे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, हम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जो ऑथराइज्ड कैपिटल हम डिसाइड करते हैं, जब कंपनी का निर्माण हम करते हैं तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर हम डिसाइड करते हैं कि कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना रहेगा, ऑथराइज्ड कैपिटल में से इशूड कैपिटल कितना रहेगा या रिजर्व कैपिटल कितना रहेगा। इशूड कैपिटल में से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना कैपिटल हमें लोगों से लेना है या कितना कैपिटल हमें रिजर्व रखना है। मतलब कॉलेबल या अनकॉल्ड कैपिटल, कॉलेबल में से हमें कॉल्ड अप कैपिटल या कॉल्ड अप में से फिर पेड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल, ऐसे कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का होता है। तो कंपनी का अगर एक शेयर है और कंपनी के मतलब जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे अन्य शेयर्स है, तो 1 रुपए का भी एक शेयर है। कई शेयर्स ऐसे हैं कि जो 10 रुपए के हैं, कुछ शेयर्स ऐसे हैं कि जो 100 रुपए के हैं। तो कंपनी के जो स्ट्रक्चर में ये शेयर्स अलग अलग, जैसे इक्विटी भी शेयर्स है और उसमें अगर 1 रुपए के कुछ अलग शेयर्स दिख रहे हैं, 10 रुपए के कुछ अलग शेयर्स दिख रहे हैं, 100 रुपए के कुछ अलग शेयर्स दिख रहे हैं, ये हुआ टिपिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। उसमें से भी अगर जो 100 रुपए के शेयर्स है उसमें से 50 रुपए पेड अप है और 50 रुपए रिजर्व है,
सॉरी 5 रुपए पेडअप है और 5 रुपए रिजर्व है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये कुछ सही नहीं दिख रहा कि पूरा का पूरा एक तो पेडअप होना चाहिए या फिर जितना इशू किया है उतना ही वो कैपिटल का वो उस शेयर्स का वैल्यू होना चाहिए। तो इसे हमें ऑर्गेनाइज करना है, तो इसे हम एक तो शेयर्स की वैल्यू कम कर सकते हैं या शेयर्स की जो सारे शेयर्स है उसको एक वैल्यू देके या कुछ एक वैल्यू देके हम कम ज़्यादा एडजस्टमेंट करके वो शेयर का स्ट्रक्चर अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो वो ठीक करने के लिए हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पार्ट्स भी हम आगे चल के देखेंगे। तो उसमें अलग अलग टाइप है कि फर्स्ट इसमें क्या करेंगे, पहला पार्ट है उसमें क्या करेंगे, दूसरा पार्ट है उसमें क्या करेंगे, ऐसे अलग अलग टाइप हमें देखने हैं। तो उसमें एक टाइप आता है टिपिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। देन दूसरा है पास्ट ईयर लॉसेस, मतलब कंपनी को कुछ पास्ट ईयर में कुछ सालों से लॉसेस ही हो रहा है, तो उस लॉस को कम करने के लिए कंपनी वो लॉस को कम करने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है। देन थर्ड है ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि कंपनी के एक एसेट्स है जिसका वैल्यू कंपनी ने समझो कि 10 लाख रुपए लगा दिया है, ठीक है, कंपनी की एसेट्स का वैल्यू कंपनी ने कितना लगाया है, 10 लाख रुपए लगाया है, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू उस कंपनी का एक्चुअल उस एसेट का एक्चुअल वैल्यू जो है वो 5 लाख रुपीस ही है। कितना है एक्चुअल वैल्यू, 5 लाख रुपीस, लेकिन हम एसेट्स में कितना दिखा रहे हैं, 10 लाख रुपीस दिखा रहे हैं। तो वो कुछ सही लग रहा है क्या, नहीं, जो एक्चुअल है वो हम बताएंगे। तो वो कम करने के लिए अब ज्यादा दिखाया है उसको कम करना है, मतलब उसको भी हमें रीऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए भी हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। देन जो सन्ड्री बैलेंसेस है, सन्ड्री बैलेंसेस ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट में कंपनी के कुछ लॉसेस हो सकते हैं या प्रॉफिट्स हो सकते हैं, तो उसको हमें एक्चुअल में से ठीक करने के लिए, जो लॉसेस है वो कम करने के लिए, और जो असेट साइड में कंपनी की असेट साइड में जो ज़्यादा के लॉसेस हमारे हो चुके हैं उसको हमें रीवैल्यूड करना है, और कंपनी का जो स्ट्रक्चर अभी चल रहा है उसको हमें एक नए और अच्छे फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से कंपनी अपने कंपनी का पुनर्निर्माण या पुनर्संगठन करने के लिए दो तरह के ऑप्शन कंपनी के पास है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो अब महत्वपूर्ण बात ये है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन सबसे पहले इस यूनिट से हम जब शुरू करेंगे तो इस यूनिट में रिकंस्ट्रक्शन के जो दो पार्ट हमने किए हैं, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसका कारण क्या है, तो क्यों, तो जैसे हमने अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन देखा है, सिर्फ उसी तरह से, मतलब जैसे कंपनी का अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, उसकी जो हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड उसका जब हम रखते हैं कि अमलगमेशन में जो दो कंपनियां होती है, वेंडर कंपनीज, परचेसिंग कंपनीज, उसका जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, या एब्जॉर्प्शन में भी हम वेंडर कंपनी या परचेसिंग कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी हम देखते हैं कि एक कंपनी है उसका लिक्विडेशन होता है, तो जो कंपनी का लिक्विडेशन होता है उसे कहेंगे हम वेंडर कंपनी, और जो नई कंपनी फॉर्म होती है उसे कहेंगे हम परचेसिंग कंपनी। जो न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है उसे कहेंगे हम परचेसिंग कंपनी। अब इसमें भी वेंडर कंपनी, परचेसिंग कंपनी, दो कंपनियां हैं। तो जैसे हमने अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन की फाइनेंशियल ट्रीटमेंट की है, या उसमें जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, या नई कंपनी की बैलेंस शीट, जिस तरह से उसका सॉल्यूशन हमने सॉल्व किया है, सेम उसी तरह का सॉल्यूशन हमें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का सॉल्व करना है। हमें प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि एबीसी समथिंग कंपनी है, उसका लिक्विडेशन हो रहा है और नई कंपनी फॉर्म होके नई कंपनी का नाम ये है, और आपको जैसे हम अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन में परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं,
सेम वैसे ही यहाँ पे भी हमें परचेज कंसिडरेशन का पीसी का कैलकुलेशन करना है और पीसी का कैलकुलेशन करके वेंडर कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है, परचेसिंग कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है, या फिर वेंडर कंपनी की बुक्स में हमें लेजर पोस्टिंग भी करना पड़ सकती है। और उसी के साथ साथ जो परचेसिंग कंपनी है या न्यू कंपनी है, वो न्यू कंपनी की बुक्स में हमें बैलेंस शीट भी बनाना पड़ सकता है। तो आपको जो अमलगमेशन के वक्त आपको जो बेसिक जर्नल एंट्रीज दिए हैं वो बेसिक जर्नल एंट्रीज याद करना है। सिंपल है, जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो जो असेट्स है वो असेट्स हम रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, जो लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज भी अगर नई कंपनी एक्सेप्ट करती है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट को जाता है, वरना उसका सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है। देन उसके बाद पीसी रिसीवेबल की एंट्री हम करते हैं कि नई कंपनी से पीसी परचेज कंसिडरेशन लेना है। देन पीसी रिसीव्ड की एंट्री हम करते हैं। उसके बाद जो रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करते हैं। और उसके बाद जो पीसी मिला है, पीसी के रूप में हमें जो शेयर्स या डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, कैश, बैंक जो भी मिलता है वो हम शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। तो जो जिस तरह से हमने अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की है, जर्नल एंट्रीज बनाई है, सेम उसी तरह की जर्नल एंट्रीज हमें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के प्रॉब्लम में करनी है। और जो बाकी बचा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की ओर जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। आज हमने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज शुरू किया है, जिसमें दो पार्ट हमने देखे हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हम आगे कंटिन्यू करेंगे और अगले लेक्चर से हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।